गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियां थी। कहते हैं कि हवेली में जो भी गया वो फिर वापस नहीं लौटा। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इसका खौफ आज भी वैसा ही था जैसा सालों पहले था। राघव एक पत्रकार था जो हमेशा रहस्यमय घटनाओं की खोज में रहता था। उसे इन पुरानी जगहों में छुपे डर और कहानी की सच्चाई जानने का जुनून था। एक दिन उसे हवेली के बारे में एक पुराना अखबार हाथ लगा जिसमें हवेली के बारे में कई खौफनाक घटनाओं का जिक्र था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई सामने लाएगा। राघव ने अपने 3 दोस्तों अंजलि, विनीत और समीर को अपने साथ इस हवेली की जांच करने के लिए राजी कर लिया। अंजलि एक साहसी लड़की थी जिसे किसी भी तरह का खतरा आकर्षित करता था। विनीत थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा। और समीर, जो हमेशा मजाक में चीजों को लेता था, इस सफर में शामिल हो गया। तुम पागल हो गए हो राघव, अंजलि ने कहा। इस हवेली के बारे में मैंने भी सुना है। वहां जाना बेवकूफी होगी। अंजलि, क्या तुम सच में इन पुराने लोगों की कहानियों पर विश्वास करती हो? यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। हमें सच्चाई का पता करना चाहिए, राघव ने जवाब दिया। समीर हंसते हुए बोला, मुझे तो यह एडवेंचर जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं यह हवेली हमें कितना डरा सकती है। अगले दिन चारों ने तय किया कि वे दिन के उजाले में हवेली की ओर रवाना होंगे। गांव वालों से हवेली का रास्ता पूछने पर भी लोग अजीब निगाहों से देखते और कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी, यह हवेली किसी का घर नहीं, यह मौत का निवास है। वहां मत जाओ, वरना कभी वापस नहीं लौटोगे। लेकिन राघव और उसके दोस्तों ने इस चेतावनी को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। दिन चढ़ रहा था और चारों दोस्तों की कार हवेली की ओर बढ़ रही थी। आसमान में काले बादल धीरे धीरे छा रहे थे, जैसे कि वे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हों। रास्ता सुनसान था, चारों ओर बंजर जमीन और वीरान पेड़। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटा सा जंगल भी पार करना था, जो और भी डरावना लग रहा था। जंगल में घुसते ही हवाओं का स्वर तेज हो गया। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे कि वे आपस में बात कर रही हों। रास्ते में कोई नहीं था, सिवाय कुछ जंगली जानवरों के पदचाप के, जो कभी कभी सुनाई देते थे। यह जगह सच में बहुत अजीब लग रही है, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट साफ थी। विनीत ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए था। कुछ सही नहीं लग रहा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मजा है। डर को महसूस करो और देखो कि यह कितना असली लगता है। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हवेली का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा। वह इतनी विशाल और पुरानी थी कि देखने भर से ही उसमें बसी कहानियों का अंदाजा लगने लगा। हवेली के चारों ओर उग आई झाड़ियां और लताओं ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। दीवारों पर काई जमा हो चुकी थी और खिड़कियों के कांच टूट चुके थे। मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। हवेली की छत का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका था और वहां एक कौआ बैठा हुआ था, जो लगातार उनकी तरफ देख रहा था। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, सबके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। हवेली में से आती ठंडी हवा के झोंके ने उनके चेहरे पर टकराकर उन्हें जैसे चेतावनी दी हो। यहां कुछ तो गलत है, विनीत ने धीरे से कहा। उसकी घबराई हुई आंखें हवेली की जर्जर दीवारों पर टिकी थीं। राघव ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हुए कहा, सिर्फ एक नजर डालते हैं अंदर। कुछ मिनटों में पता चल जाएगा कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है। अंदर कदम रखते ही हवेली का सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। हवेली के भीतर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर कई जगह दरारें थीं।
फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे हुए कागज पड़े थे, जो इस बात का संकेत देते थे कि यहां कभी कुछ अजीब घटित हुआ था। समीर ने धीरे से कहा, यहां का माहौल काफी भारी लग रहा है। लगता है यहां कभी कोई गंभीर हादसा हुआ होगा। अचानक अंजलि की नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां एक ताजा खूनी हाथ का निशान दिख रहा था। ये क्या है? अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। बाकी तीनों ने भी उस निशान को देखा, जो बहुत ताजा लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी अपने खून से दीवार पर हाथ रखा हो। राघव ने उसे करीब से देखते हुए कहा, यह किसी की शरारत हो सकती है। हमें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंजलि को यकीन नहीं हुआ। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि यहां कुछ बेहद बुरा होने वाला है। विनीत ने धीरे से कहा, हमारे लिए यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। राघव ने हंसते हुए कहा, डरो मत, अभी तो शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू होगी। हवेली के अंदर कदम रखते ही सभी के दिलों में एक अजीब सा भय घिरने लगा था। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी चित्रकारी और फर्श पर बिखरे कागजात किसी भूले बिसरे इतिहास की कहानी कह रहे थे। हवेली के अंदर की हवा बोझिल और भारी थी, जैसे किसी ने उसे सैकड़ों सालों से बंद कर रखा हो। अंधेरा हर कोने में फैला हुआ था और सिर्फ उनके हाथों में पकड़ी टॉर्च की हल्की रोशनी ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। यहां इतनी ठंड क्यों है? अंजलि ने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसकी सांसें भारी हो रही थी। विनीत ने अपने हाथ मलते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह ठंड सिर्फ मौसम की वजह से है। यह कुछ और है। समीर ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों, कोई भूत तुम्हारे पीछे तो नहीं खड़ा? लेकिन उसकी हंसी जल्द ही गायब हो गई जब अचानक हवेली की दीवारों से सरसराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवारों के भीतर धीरे धीरे चल रहा हो, उन पर हाथ फेर रहा हो। राघव ने तुरंत दीवारों की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद हवाओं की वजह से है। यह जगह बहुत पुरानी है, सब कुछ ढीला हो चुका है, उसने समझाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहराई में पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। यह कमरा हवेली का मुख्य कक्ष लगता था। फर्श पर बिखरे कागज, फटे हुए पर्दे और दीवारों पर लगे आधे जले चित्र हवेली के पिछले रहस्यों की कहानी बयां कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का मेज था, जिस पर कई अजीबोगरीब किताबें और पुराने बर्तन रखे हुए थे। अंजलि ने उत्सुकता से उन किताबों को उठाया और उनमें से एक का पहला पन्ना पलटा। लेकिन किताब के पन्ने इतने पुराने और नाजुक थे कि जैसे ही उसने पन्ना पलटा, वह चूर चूर हो गया। यहां कुछ तो है, उसने धीमी आवाज में कहा। यह हवेली किसी रहस्यमयी ताकत के कब्जे में है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। जैसे ही अंजलि ने यह कहा, अचानक कमरे की सभी खिड़कियां तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गईं। सब चौंक गए और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। राघव ने जल्दी से टॉर्च की रोशनी खिड़कियों की ओर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह क्या था? विनीत की आवाज में डर साफ झलक रहा था। समीर ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, कोई होगा, शायद हवेली में अभी भी लोग आते जाते होंगे, लेकिन उसकी आवाज में भी अब वो पहले वाली मस्ती नहीं थी। राघव ने अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की, डरो मत, यह सिर्फ हवेली की पुरानी हालत की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि खिड़कियां हवा से बंद हो गई हों। लेकिन फिर दीवारों से एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे धीरे रेंगते हुए कदम उठाए हों। इस बार यह आवाज बिल्कुल साफ थी, मानो कोई उनके बहुत पास ही चल रहा हो। अंजलि ने जल्दी से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह जगह सही नहीं है, अंजलि ने कहा। हमें यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन राघव को अभी और जानने की इच्छा थी। नहीं, हमें देखना चाहिए कि यहां क्या हो रहा है। अगर यह सब सच है,
तो हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। उसने अपनी टॉर्च से हवेली के बाकी हिस्सों की ओर इशारा किया। नीचे एक तहखाना है, उसने कहा। शायद वहां कुछ छुपा हो। विनीत ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? यहां से बाहर निकलो, यही बेहतर होगा। लेकिन राघव को कोई रोक नहीं सकता था। वह तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बाकी तीनों भी डरते डरते उसके पीछे हो लिए। सीढ़ियां काफी पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। हर कदम पर नीचे से धूल उड़ रही थी और एक अजीब सी गंध सीढ़ियों से उठ रही थी, मानो नीचे कुछ सड़ रहा हो। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़े, तहखाने के वातावरण में एक अजीब सी नमी और ठंड बढ़ती गई। तहखाने में पहुंचते ही अंधेरा और घना हो गया। यहां की दीवारों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं और हर जगह सीलन भरी बदबू फैली हुई थी। तहखाने के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी एक मोमबत्ती जलाई हो। राघव ने दरवाजे को पूरी तरह खोला और सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर अजीबोगरीब प्रतीक और चिन्ह बने हुए थे। चारों तरफ खोपड़ियां, हड्डियां और कुछ पुराने औजार फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां किसी तरह का अनुष्ठान किया गया हो। यह क्या जगह है? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। अंजलि ने पीछे हटते हुए कहा, यहां से बाहर निकलो। यह जगह शापित है। मुझे अब यकीन हो गया है कि यहां कुछ बुरा हुआ था। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और तहखाने में अंधेरा छा गया। हवेली की दीवारें फिर से आवाज करने लगीं और चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ कि अब वे हवेली के जाल में फंस गए हैं। तहखाने का दरवाजा बंद होते ही कमरे में एकदम घना अंधेरा छा गया। हवा जैसे अचानक रुक गई हो और चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी फंसे हुए जाल में हैं। राघव ने अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च झपकने लगी और रोशनी बुझ गई। क्या ये मजाक है? समीर ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये मजाक नहीं है, अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां कुछ गड़बड़ है। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और जल्दी। विनीत की सांसें तेज हो रही थी। मैंने कहा था कि यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह हमें मार डालेगी। राघव ने अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की। डरो मत। हमें शांत रहना होगा। शायद कोई दरवाजा बंद कर गया हो। हमें बस ऊपर की ओर जाकर इसे खोलना है। लेकिन तभी दीवारों से फिर वही आवाज आने लगी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। यह सरसराहट अब और भी करीब लगने लगी थी। दीवारों के भीतर से किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द भरे स्वर में कुछ कह रहा हो। तुमने वो सुना? विनीत ने कांपती आवाज में कहा। कोई हमसे बात कर रहा है। अंजलि ने घबराहट में दीवार की ओर देखा। यहां कुछ है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। राघव ने भी अब उस अजीब आवाज को महसूस किया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों से आती आवाजें अब और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि दीवारों के अंदर कोई कैद है और वह बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अचानक दीवारों पर अजीब सी छायाएं उभरने लगीं। वो छायाएं जैसे दीवारों से निकलकर कमरे में तैर रही थी। अंजलि ने डर के मारे अपनी टॉर्च को तेजी से दीवार की ओर घुमाया, लेकिन टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ते ही छायाएं गायब हो गईं। यह दृश्य और भी भयावह था। विनीत ने घबराते हुए कहा, यह आत्माएं हैं। ये हमें नहीं छोड़ेंगी। हमें यहां से बाहर निकलना होगा। राघव ने भी अब अपने दिल की धड़कनों को तेज होते महसूस किया। वह अब यह समझने लगा था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। हवेली की दीवारों के अंदर कुछ बेहद खतरनाक और डरावनी ताकतें छुपी हुई थीं,
जो अब जाग चुकी थी। हमें जल्दी से ऊपर चलना चाहिए, राघव ने कहा। यह जगह सच में शापित है। चारों जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। तहखाने का दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था और उसके चारों ओर जंगली लताएं और लताकुंज उग आए थे जो उसे घेर रहे थे। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? अंजलि ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दरवाजा खोलने की कोशिश करो, राघव ने कहा और समीर के साथ दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। दीवारों से अब फिर से वो सरसराहट की आवाज आने लगी, इस बार और भी तेज और स्पष्ट। यह आवाज अब चारों ओर से आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। विनीत ने घबराकर कहा, यह जगह हमें खा जाएगी, हमें कुछ करना होगा। राघव ने अपना सिर घुमाया और कहा, शायद तहखाने में ही कोई और रास्ता हो। हमें तहखाने की गहराई में जाना होगा। चारों ने अब तहखाने की गहराई में जाने का फैसला किया, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता अब बंद हो चुका था। तहखाने के और गहरे हिस्से में वे एक लंबी सुरंग देख सकते थे, जो और अंधेरी और रहस्यमयी लग रही थी। सुरंग में घुसते ही हवा और ठंडी हो गई और हर कदम के साथ डर और बढ़ने लगा। सुरंग की दीवारों पर खून के धब्बे थे, जो अभी भी गीले लग रहे थे। समीर ने कहा, यहां कुछ बहुत गलत है। ये खून ताजा लग रहा है। राघव ने उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने को कहा। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था। इस बार दरवाजा लोहे का था और उस पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। राघव ने ताले को ध्यान से देखा। यह ताला बहुत पुराना था, लेकिन किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी। हमें इसे खोलना होगा, राघव ने कहा और दरवाजे को खोलने के लिए ताकत लगाने लगा। बाकी सभी उसकी मदद करने लगे। अचानक जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज गई। यह चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि सबके कान बजने लगे। दीवारों से अब अजीब सी आवाजें आने लगीं और ऐसा लगा जैसे दीवारें हिलने लगी हों। अचानक दीवारों से धुंधली आकृतियां निकलने लगीं। ये आकृतियां इंसानों की तरह लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और विकृत थे। वे हवेली के चारों ओर तैर रही थीं और उनकी आंखें लाल हो गई थीं। यह क्या है? अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। राघव को अब एहसास हो गया था कि ये आत्माएं वही हैं जो दीवारों में कैद थीं। हवेली की दीवारें इन आत्माओं का कैद खाना थीं और अब यह कैद टूट रही थी। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन दीवारों से आती आत्माएं अब और भी खतरनाक होती जा रही थी। वे चारों की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। विनीत ने चीखते हुए कहा, हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? आत्माओं ने अब हवेली को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। दीवारों पर भयानक चेहरे उभरने लगे थे और हर कोने से चीखें और सिसकियां गूंज रही थी। यह साफ था कि यह आत्माएं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। राघव, अंजलि, समीर और विनीत अब घबराए हुए तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन दीवारें जैसे उनके चारों ओर बंद हो रही थी। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। तहखाने की सुरंग के अंत में धुंधली आकृतियों का सामना करने के बाद चारों के कदम ठिठक गए। चारों दोस्त अब एक दूसरे को सहारा देकर खड़े थे, जबकि दीवारों से आने वाली चीखें और अधिक तेज होती जा रही थी। हर आवाज मानो हवेली के अंदर छिपे गहरे दुख और क्रूरता की कहानी कह रही थी। यह आत्माएं कौन हैं? अंजलि ने घबराहट से पूछा। राघव ने कहा, मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो इस हवेली में कभी रहते थे, लेकिन अब ये कुछ और बन चुके हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि इनके साथ क्या हुआ। विनीत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ये आत्माएं हमें नहीं छोड़ने वाली।
समीर अचानक अपने बैग से कुछ निकालने लगा। मुझे लगता है कि हमारे पास इसका जवाब हो सकता है। उसने किताब का एक पुराना पन्ना निकाला जो उसने हवेली के मुख्य कक्ष से उठाया था। पन्ने पर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ना मुश्किल था, लेकिन नीचे खून के धब्बे थे। यह देखो, समीर ने कहा। मुझे लगता है कि यह कोई अनुष्ठान है। शायद यह उस शक्ति का हिस्सा है जिसने इन आत्माओं को कैद किया हुआ है। अंजलि ने पन्ने को ध्यान से देखा। ये आत्माएं शायद किसी अनुष्ठान का हिस्सा थी। इन्हें किसी तरह की बलि के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। यही वजह है कि इनकी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। अचानक दीवारों पर फिर से हलचल हुई। धुंधली आकृतियां और ज्यादा स्पष्ट हो गईं और अब उनके चेहरे साफ दिखने लगे। उनके चेहरे विकृत और पीड़ा से भरे हुए थे। उनकी आंखों में नफरत थी और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये हमसे कुछ चाहती हैं, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद ये अपनी पीड़ा का अंत चाहती हैं। समीर ने उस किताब के पन्ने को फिर से देखा और उसमें लिखे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। शायद हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा ताकि इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। क्या तुम पागल हो? विनीत ने गुस्से में कहा। तुम्हें लगता है कि हम इस प्राचीन अनुष्ठान को समझ सकते हैं? हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, न कि इनके साथ और उलझना। अंजलि ने किताब के पन्ने पर बने चित्रों की ओर इशारा किया। यह हवेली एक शापित जगह थी। इसे कभी एक राजा ने बनवाया था जो तांत्रिक विद्या में विश्वास करता था। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और हवेली को बलि के लिए इस्तेमाल किया। उसने यहां सैकड़ों लोगों की बलि दी और उनकी आत्माओं को इस हवेली की दीवारों में कैद कर दिया। यह आत्माएं उसी राजा से बदला लेना चाहती हैं, राघव ने कहा। लेकिन राजा तो अब इस दुनिया में नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि इन आत्माओं को शांति मिले। तभी एक तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दीवारों में कैद आत्माएं अब तेजी से कमरे के चारों ओर घूमने लगीं और उनकी चीखें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वे राघव और उसके दोस्तों से कुछ चाह रही थी। अचानक दीवारों से एक आत्मा ने समीर पर हमला कर दिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने समीर के गले को जकड़ लिया। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, ये मुझे मार डालेगी। राघव ने तुरंत अपनी टॉर्च से उस आत्मा पर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही आत्मा चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अंजलि ने घबराते हुए कहा। ये आत्माएं हमें यहां से नहीं जाने देंगी। हमें कुछ करना होगा। राघव ने उस किताब के पन्ने को ध्यान से देखा। शायद इस अनुष्ठान का कुछ हिस्सा अधूरा रह गया था। अगर हम इसे पूरा कर सकें तो शायद इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। विनीत ने कांपते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अगर यह गलत हुआ तो हम भी उन्हीं की तरह कैद हो जाएंगे। हमें कोई और विकल्प नहीं है, राघव ने कहा। अगर हम यहां से जिंदा बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें यही करना होगा। राघव ने पन्ने पर लिखे निर्देशों को समझने की कोशिश की। हमें कुछ खास चीजों की जरूरत होगी, इनमें से कुछ इस तहखाने में ही हो सकती हैं। हमें इन्हें इकट्ठा करना होगा। अंजलि और समीर ने तहखाने में चारों ओर देखना शुरू किया, जहां पुरानी धूल भरी वस्तुएं और अजीबोगरीब उपकरण पड़े थे। अचानक अंजलि को एक छोटा सा लोहे का बक्सा मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा जंग लगा होने की वजह से खुल नहीं रहा था। ये क्या है? उसने राघव को दिखाते हुए पूछा। शायद यही उस अनुष्ठान का हिस्सा है, राघव ने कहा। हमें इसे खोलना होगा। जैसे ही उन्होंने बक्से को खोलने की कोशिश की, दीवारों से फिर वही सरसराहट की आवाजें आने लगीं।
अब आत्माओं की चीखें और भी भयानक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे चारों को रोकने की कोशिश कर रही थी। हमें जल्दी करना होगा, समीर ने कहा। ये आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। आत्माओं ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार राघव ने अपनी टॉर्च को आत्माओं की ओर घुमाया, जिससे वे फिर पीछे हट गईं। ये आत्माएं नहीं चाहती कि हम अनुष्ठान को पूरा करें, अंजलि ने कहा। लेकिन अगर हमने इसे पूरा नहीं किया तो हम भी इन्हीं की तरह फंसे रह जाएंगे। राघव ने आखिरकार बक्से को खोल दिया। अंदर एक छोटा सा काला पत्थर था, जिस पर अजीब तरह के चिन्ह उकेरे गए थे। यह वही पत्थर है, राघव ने कहा। यह अनुष्ठान का आखिरी हिस्सा है। राघव ने पत्थर को अनुष्ठान के पन्ने पर बताए गए निर्देशों के अनुसार रखा। जैसे ही पत्थर ने जमीन को छुआ, हवेली में तेज आवाज गूंजने लगी। दीवारें हिलने लगीं और आत्माओं की चीखें और भी तेज हो गईं। यह हो रहा है, अंजलि ने घबराकर कहा। अचानक दीवारों से निकलती आत्माएं एक एक कर गायब होने लगीं। उनकी चीखें अब दर्द भरी नहीं थीं, बल्कि शांत लग रही थी। धीरे धीरे हवेली की दीवारों में खामोशी छा गई। आत्माएं अब मुक्ति पा चुकी थीं। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। शायद अब हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, विनीत ने कहा। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें अभी भी पता लगाना है कि इस सब के पीछे कौन था, और क्या हम सच में पूरी तरह सुरक्षित हैं। आत्माओं की मुक्ति के बाद हवेली में एक भयानक खामोशी छा गई थी। राघव, अंजलि, समीर और विनीत अब तहखाने से बाहर जाने के लिए रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन उनकी चिंताएं अभी तक खत्म नहीं हुई थी। यह बहुत अजीब है, अंजलि ने धीरे से कहा। आत्माएं गायब हो गईं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। हवेली में अब कुछ भी सही नहीं लग रहा है। ये जगह अभी भी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। समीर ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें बाहर निकलना ही होगा। चारों जब तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़े, तो उन्होंने देखा कि जंगली लताएं अब धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। दरवाजा अब खुला हुआ था, लेकिन चारों के मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। ये कैसे हो सकता है? विनीत ने चौंकते हुए कहा। पहले ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। शायद आत्माओं की मुक्ति के बाद यह दरवाजा खुला है, राघव ने समझाया। लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। हो सकता है कि अब भी यहां कुछ खतरनाक हो। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, हवेली का माहौल और भी अजीब हो गया। पहले की तुलना में हवेली में और भी गहरा अंधकार छा चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। दीवारों पर पहले से भी ज्यादा अजीब निशान दिखाई दे रहे थे, जो पहले उन्होंने नहीं देखे थे। अचानक हवेली के चारों ओर से वही परछाइयां और भी तेजी से घूमने लगीं। अब यह परछाइयां आकार लेने लगी थीं और उनके चेहरे धीरे धीरे साफ दिखने लगे। ये वही आत्माएं नहीं थीं जो उन्होंने पहले देखी थीं, ये और भी भयानक और शक्तिशाली लग रही थीं। यह कोई और है, अंजलि ने घबराते हुए कहा। ये आत्माएं नहीं हैं, ये कुछ और हैं। शायद ये वही ताकतें हैं जिन्होंने इस हवेली को शापित किया था। राघव ने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। हमें इनसे लड़ना होगा। ये हमें खत्म करने से पहले हमें इसका हल ढूंढना होगा। जैसे ही परछाइयां चारों की ओर बढ़ी, अचानक हवेली के बीचों बीच एक अजीब सा प्रकाश चमकने लगा। यह प्रकाश एक इंसानी आकृति में बदलने लगा। यह आकृति हवेली के मालिक की थी, जो अब एक भयानक भूत में बदल चुका था। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसकी उपस्थिति हवेली के चारों ओर खौफ फैला रही थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी,
भूत ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है और जो कोई भी यहां आएगा वह मर जाएगा। राघव ने अब समझ लिया था कि यह भूत ही इस हवेली का असली मालिक था, जिसने आत्माओं को कैद किया और इस जगह को शापित किया। उसे रोकने का केवल एक ही तरीका था, उसे उसी तरह कैद करना जैसा उसने अन्य आत्माओं के साथ किया था। हमें इसे रोकना होगा, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। समीर ने किताब के पन्ने को देखा और अनुष्ठान के अंतिम शब्दों को जोर से पढ़ने लगा। अचानक हवेली के अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई और भूत की चीखें गूंजने लगीं। नहीं, भूत ने गुस्से में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे समीर अनुष्ठान के शब्द पढ़ता गया, भूत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और भूत की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। तुमने यह कैसे किया? भूत ने अंतिम बार चिल्लाते हुए कहा और फिर अचानक हवेली में पूरी तरह से शांति छा गई। जैसे ही भूत गायब हुआ, हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर था। क्या यह सच में खत्म हो गया? अंजलि ने पूछा। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यहां से चले जाना चाहिए। चारों जल्दी से हवेली से बाहर निकलने लगे, लेकिन हवेली के बाहर कदम रखते ही उन्होंने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब एक खामोश और सुनसान इमारत की तरह दिख रही थी, लेकिन उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वे सच में इससे बच निकले थे। हवेली से बाहर निकलने के बाद भी चारों के चेहरे पर राहत का कोई संकेत नहीं था। वे बाहर तो आ गए थे, लेकिन अंदर छिपी भयावहता उनके दिमाग से मिट नहीं पा रही थी। हवेली के बाहर का माहौल अजीब तरह से शांत था। अंधेरा गहराता जा रहा था और एक ठंडी हवा उनके शरीर को कंपा रही थी। हमें अब तुरंत यहां से निकलना चाहिए, विनीत ने कहा, जिसकी आवाज में अब भी डर था। लेकिन राघव की आंखें अब भी हवेली पर टिकी थीं। कुछ तो अभी भी अधूरा है। हमें लगा कि हमने भूत को हरा दिया, लेकिन मुझे अब भी कुछ गलत लग रहा है। अचानक हवेली के अंदर से एक तेज चमक दिखी। यह चमक इतनी तीव्र थी कि चारों दोस्त चौंककर पीछे हट गए। चमक कुछ पलों के लिए दिखाई दी और फिर तुरंत गायब हो गई, लेकिन इसके बाद हवेली के मुख्य दरवाजे के पास एक अजीबोगरीब ध्वनि गूंजने लगी। ये क्या था? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया था, फिर ये आवाज क्यों आ रही है? राघव ने गंभीरता से कहा, शायद हमसे कुछ छूट गया है। हमें वापस अंदर जाना होगा। विनीत ने राघव की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हम कैसे दोबारा उस जगह में जा सकते हैं? हमें बाहर आने में ही मुश्किल हुई थी। राघव ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि यह आखिरी आवाज क्या थी। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो शायद हम सच में कभी सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। समीर और अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि विनीत ने अनिच्छा से पीछे पीछे चलने का फैसला किया। चारों फिर से हवेली के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और डरावना लग रहा था। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ बदल गया है। हॉल के ठीक बीच में एक और दरवाजा प्रकट हो गया था। यह दरवाजा पहले कभी नहीं था और यह किसी साधारण दरवाजे जैसा नहीं दिखता था। उस पर पुराने जमाने के अजीबोगरीब निशान और प्रतीक उकेरे गए थे और दरवाजे के चारों ओर एक गहरे लाल रंग की चमक फैल रही थी। यह दरवाजा कहां से आया? अंजलि ने फुसफुसाते हुए पूछा। यह तो पहले यहां नहीं था। राघव ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, यही वो आखिरी जगह है। मुझे लगता है कि यह दरवाजा हवेली के असली रहस्य को छुपाए हुए है। समीर ने डरते हुए कहा, हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए या नहीं? राघव ने जवाब दिया, हमें इसे खोलना होगा।
तभी हमें पता चलेगा कि यह सब क्यों हो रहा है और हम सच में इस खौफ से मुक्त हो पाएंगे या नहीं। चारों दरवाजे के पास खड़े हो गए। राघव ने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और एक गहरी सांस ली। अगर कुछ गलत हुआ तो हम तुरंत पीछे हटेंगे, उसने कहा। दरवाजे को खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सीढ़ी दिख रही थी जो नीचे किसी और तहखाने की ओर जा रही थी। यह तहखाना पहले वाले से भी ज्यादा गहरा और डरावना लग रहा था। यहां कोई और तहखाना है, समीर ने कहा, और ये जगह बाकी हवेली से भी ज्यादा पुरानी लग रही है। हमें नीचे जाना होगा, राघव ने कहा, और चारों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था। मंच के चारों ओर अजीब से प्रतीक और चिन्ह उकेरे गए थे और उन प्रतीकों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। इस मंच के ठीक ऊपर हवा में एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। यह आकृति वही भूतिया राजा था जिसे उन्होंने पहले देखा था, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक लग रहा था। तुमने मुझे अभी तक पूरी तरह नहीं हराया है, भूत ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। यह आखिरी दरवाजा मेरी आत्मा की असली कैदगाह है। अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करना होगा। राघव ने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों की ओर देखा। यह हमारा आखिरी मौका है। अगर हमने इसे सही से नहीं किया तो हम यहां हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अंजलि ने किताब के उस पन्ने को देखा जिसे वे पहले पढ़ चुके थे। हमें वही अनुष्ठान फिर से करना होगा, लेकिन इस बार हमें इसे पूरी तरह से सही करना होगा। समीर ने पन्ने पर लिखे अंतिम शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया और राघव ने उन प्रतीकों के चारों ओर धूल और पत्थरों से एक घेरा खींचा। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, भूत की चीखें और भी तेज होने लगीं। वह हवा में जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। आखिरकार अनुष्ठान के आखिरी शब्द पढ़े गए और पूरा तहखाना जोरदार धमाके से हिलने लगा। भूत की आकृति अचानक सिकुड़ने लगी और फिर एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। चारों ने देखा कि वह मंच अब पूरी तरह से खामोश हो चुका था और हवेली में अचानक एक अजीब सी शांति फैल गई थी। क्या यह सब खत्म हो गया? विनीत ने कांपती आवाज में पूछा। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि अब हम सच में सुरक्षित हैं। यह भूत अब हमेशा के लिए कैद हो चुका है। चारों ने जल्दी से तहखाने से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली अब एक पुरानी, खामोश इमारत की तरह दिख रही थी।